भारतीय सचिव बर्किनहेड जब भारत के नेताओं से ये बात कहते हैं कि आप में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि आप एक ऐसा संविधान लाए जिसे आपका पूरा भारत एक साथ मानने को तैयार हो, एक चुनौती देते हैं वो भारतीयों को, तब जा कर के मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू मिलकर के एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं जो पूरे भारतीय एक साथ जिसे मान सकें। और उस प्रारूप में वो एक मांग रखते हैं अंग्रेजों के सामने। वो मांग थी डोमिनियन स्टेट की। जब वे डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं और अंग्रेज अधिकारी उस बात को अस्वीकार कर देते हैं, वे नहीं मानते हैं कांग्रेस के द्वारा मांग की गई अपनी इच्छा को, जब वो सामने रखते हैं अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेज उसे मानने से मना कर देते हैं। उसके बाद जब वे इनकी मांग नहीं मानते हैं, तब उनका कहना होता है कांग्रेस का कि ठीक है, आप हमें भले ही डोमिनियन स्टेट मत दीजिए, तो अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो अब हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे, अब हम खुलकर आपका विरोध करेंगे। और वो लोग तब जाकर के 1930 में पूर्ण स्वराज्य की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी से 1930 से ही 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी कर दी जाती है। फिर ऐसा क्या होता है कि 1935 में वापस से कांग्रेस अंग्रेज अधिकारी एक लॉलीपॉप की तरह कांग्रेस को एक वापस से एक आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय जैसे मुद्दों को थमा देते हैं और कांग्रेस जो है उसे चुपचाप स्वीकार कर लेती है। आखिर क्या कारण था इसका? जब उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1930 में कर ही दी थी और ये निर्णय ले भी लिया था कि अब हम इसके आगे कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, फिर वो ऐसी कौन सी उनकी मनोदशा आ जाती है कि वे मजबूर होकर के 1935 में अंग्रेजों के द्वारा कही गई इस विषय वाली बात को मान जाते हैं। एक तरीके से वह डोमिनियन स्टेट की ही बात होती है और कांग्रेस उसे चुपचाप स्वीकार भी कर लेती है। और उसके बाद 1937 के चुनाव में वो पार्टिसिपेट भी करती है, भाग भी लेती है। आखिर क्या रीज़न था? कभी इस बात को लेकर के आप लोगों ने सोचा है कि जब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हो गई, सभी ने अवज्ञा आंदोलन तक कर दिया गांधी जी ने, ताकि एक बड़ी संख्या में भीड़ को अपने साथ जोड़ सकें। इसके लिए उन्होंने नमक को, जो सबसे बुनियादी स्तर की चीज़ है, जिसे अमीर और गरीब सभी लोग एक साथ जिसका इस्तेमाल करते हैं, उस नमक को इसने आंदोलन का हिस्सा बना लिया। जब इतनी अहम भूमिका चल रही थी, जब इतना संघर्षपूर्ण आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन सफल भी हो जाता, उसके बाद ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इन लोगों ने अंग्रेजों की इस बात को स्वीकार कर लिया और जा कर के अंग्रेजों का जो ये विषय था उसमें इन लोगों ने मान लिया और मान करके अंग्रेजों के साथ ये लोग मिल गए और मिल करके 1937 का चुनाव लड़ा। और वो चुनाव भी जीतने के बावजूद भी भारी संख्या में कई राज्यों में 5 प्रांतों में इनको भारी बहुमत भी मिला, 6 प्रांतों में। फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका? 28 दिन के बाद वो भी छूट गया इनका। तो क्या ऐसा रीज़न है कि इन लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया? अगर आप लोग इसने कभी इसके बारे में सोचा है या ये प्रश्न आपके दिमाग में आया है, तो चलिए आज इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपना रिवीजन भी कर लीजिए, और अगर नहीं पता है तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग आंसर करते हैं और कुछ अलग से भी मुद्दों को समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था। 1937 का चुनाव क्यों हुआ, अंग्रेज ये आखिर ले करके क्यों आया, और कांग्रेस जो थी इसमें क्यों भाग लिया कांग्रेस ने? इससे पहले भी कई बार चुनाव हुए थे तो वहाँ भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, पर इस बार क्यों लिया, क्या कारण था, इस बात को समझते हैं। उन्होंने विधानमंडलों का बहिष्कार क्यों नहीं किया, इस पूरी चीज़ को हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। और हाँ, इसका सही से आंसर मैं वीडियो के बीच में दूंगी आपको, ठीक है? तो वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इसमें कुछ और भी प्रश्न जुड़ेंगे जिससे ये पूरी की पूरी जो आज की क्लास है वो कहानी की तरह दिमाग में छप जाए। इसका मैंने पूरा प्रयास किया है और हम लोग बिल्कुल इसको कहानी की तरह समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और पूरे तथ्य को समझते हैं। रटना नहीं बल्कि समझना है। चलिए हाँ, तो आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा 1935 का जो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय है, इस मुद्दे को लेकर के है। तो देखिए, अंग्रेज जो थे वे बहुत ही चालाक थे। उन्होंने भारतीयों को ये समझा दिया कि ठीक है, आप जो है हमारी बात को मानना, हम ठीक है, आप जो डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं हम उस समय भले ही नहीं स्वीकार करते हैं, पर अब आपको
वैसा ही हम आपको लाभ देने वाले हैं, ये कहते हुए, ये दिखाते हुए, चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका था और अंग्रेज ये चीज़ देख चुके थे कि मतलब आंदोलन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लोग जो हैं वो अपनी बातों को बहुत ही विरोध के साथ रख रहे हैं। इस बात से डरता हुआ जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेजों की जो सरकार थी, वो इस बात से डर गई थी। और डरने के बाद ये सिर्फ दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि ठीक है हम आपकी बातों को मानेंगे, और ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम वो लेकर के आए थे। इस अधिनियम के माध्यम से वो सिर्फ भारतीयों को कुछ समय के लिए शांत करना चाह रहे थे, ताकि वो जो है अपने जो उनका कार्य है वो कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले 1935 के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा उन्होंने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मा जो था वो 1824 से लेकर के 1825 के बीच में वो बर्मा के साथ में 3 बार युद्ध लड़ते हैं और अंततः बर्मा को भारत में शामिल कर लेते हैं। क्यों? क्या किसी भारत के क्षेत्र सीमा को बढ़ाने के लिए? तो नहीं, इसका रीज़न ये नहीं था। वह भारत की तरह बर्मा का भी संसाधनों का दुरुपयोग करना चाह रहे थे। दरअसल वे बर्मा में मिलने वाले सागौन की लकड़ियाँ, तेल, इन सारी चीज़ों पे उनका बाज की तरह वो निगाह गड़ा कर बैठे थे ब्रिटिश अधिकारी। इस वजह से उन्होंने बर्मा को भारत में मिला लिया था। जिस समय वह बर्मा को भारत में मिला रहे थे, तभी उन्होंने सोच लिया था कि हमें बर्मा से भी भारत की तरह लाभ कमाना है। ये चीज़ उन्होंने किया। परंतु जब बर्मा जो था, उनके अंदर वहाँ के लोग जो थे वो ये बात को समझ गए थे कि अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो सिर्फ बर्मा को कमाने का एक साधन बना के रख दिए हैं। उन्होंने भारत के सुविधा के लिए बर्मा को नहीं मिलाया। ये जब उन्होंने समझ लिया तो उन्होंने बर्मा ने क्या किया, एक आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को देखते हुए अंग्रेज अधिकारी ये बात समझ गए कि इधर भारत भी अलग से लगे हुए हैं आंदोलन में और बर्मा भी लग गया। तो इस वजह से क्या होगा, जब दोनों देश एक साथ मिल जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही आगे चलकर समस्या हो जाएगी। इस वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया। अदन को भी ब्रिटिश भारत के नियंत्रण से मुक्ति चाहिए थी, क्योंकि अदन को भी इन लोगों ने अंग्रेजों ने भारत में मिला करके रखा हुआ था। जब अंग्रेजों ने अदन को भी मिलाया था तो अदन जो था वो चूंकि लाल सागर से जुड़ा हुआ एक जगह था, तो इस वजह से अंग्रेजों के लिए समुद्र व्यापार के लिए बहुत ही बढ़िया था अदन। अब जब उन्हें दिखा कि भारत में पुरजोर विरोध होना स्टार्ट हो गया है, तो उन्हें यह लगा कि कहीं ये भीड़ वापस से अदन में ना चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अदन के लोग भी यही चीज़ करने लग जाए। इस वजह से उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण तरीके से अदन को भारत से अलग करके ब्रिटेन में मिला लिया। ये चीज़ उन लोगों ने किया। तो इस तरह से इन दोनों, जब भारत सरकार अधिनियम आया 1935 का, तो उन्होंने इन दो महत्वपूर्ण देशों को क्या किया, भारत से अलग कर दिया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या हुआ आगे जो है, इसी में बरार को, दरअसल ये बर नहीं बरार था, बरार को इन्होंने क्या किया, बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया। 2 नए प्रांत उड़ीसा और बिहार का भी इन्होंने निर्माण कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की सुविधा दे दी। हर जगह इन लोगों ने एक ही कार्य किया है, प्रांतीय स्वायत्तता दी, यानी प्रांतों में भारतीयों का शासन दे दिया। बस इतना ही किया इन लोगों ने। आगे क्या होता है, आगे जो है इन्होंने न्यायालय की स्थापना कर दी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही जगहों का इन लोगों का यह कहना था कि भाई संघीय न्यायालय जो है ये संज्ञा हो गया, संघीय न्यायालय की इन लोगों ने स्थापना करी, संघीय न्यायालय की। हुआ क्या था कि जो 1935 के अधिनियम द्वारा संघ की इकाइयों के अगर आपसी विवाद होगा, इन लोगों ने सोचा कि अगर संघ में आपसी विवाद हो जाए, केंद्र चाहे प्रांतों में कोई विवाद हो जाए, तो इसको सुलझाने के लिए क्या किया जाए, इसको सुलझाने के लिए मिलीजुली एक न्यायालय हो जो दोनों ही स्तर के, केंद्र या प्रांत दोनों ही स्तरों के विवादों को सुलझाए। इस वजह से उन्होंने संघीय न्यायालय की स्थापना करी थी। और अंतिम न्यायालय किसे रखा, अंतिम न्यायालय इन लोगों ने रखा प्रिवी काउंसिल को ही। कोई फायदा नहीं संघीय न्यायालय का, अंतिम निर्णय कौन लेगा, प्रिवी काउंसिल लेगा, इनका गवर्नर जनरल ही लेगा, इनका राजा ही लेगा। यही बात इन लोगों ने करी। ब्रिटिश संसद के अधिनियम में सबसे बड़ा जो ब्रिटिश संसद जो था, ये जो भारत सरकार अधिनियम आया, ये अधिनियम अपने आप में बहुत ही अनोखा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित था और ये जो अधिनियम था ये अपने आप में बहुत ही बड़ा था। अब तक के जितने भी अधिनियम आए थे सबसे बड़ा ये था। इसमें टोटल 321 धाराएं थी और 19 परिशिष्ट थे। ये भारतीय शासन अधिनियम इन्होंने पूरी तरीके से अंग्रेज अधिकारियों ने सोच समझ करके प्लानिंग के साथ एक कानून तैयार किया था, जिसे संविधान का नाम रख दिया। बस इतना ही किया इन लोगों ने। 1935 के अधिनियम के आधार पर भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करना था, इन लोगों ने ये बातें कही। बस एक
बोलते हैं ना कि एक सुझाव, मतलब एक समझाना कि हम इस तरीके से आपको सुविधा देने वाले हैं, परंतु भारतीय जो थे, कांग्रेस जो था, वो इस बात को बहुत भली भांति समझ रहा था कि अंग्रेज जो है सिर्फ दिखावे का कार्य कर रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। इसी के आधार पर भारतीयों को सत्ता देना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस बात को समझ के, तो उन्होंने कहा था कि अधिनियम जो है ये दासता का, कैसा, तो दासता का अधिकार पत्र है। ये एक तरीके से वे अधिकार दे रहे हैं कि आप हमारे गुलाम रहेंगे, बस यही उन्होंने किया था। उन्होंने एक अधिकार दे दिया, किस चीज़ के लिए, तो गुलामी के लिए। हम आपको अधिकार दे रहे हैं कि आप हमारे गुलाम रहेंगे, यही चीज़ उन्होंने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही। जिन्ना ने भी, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस बात को समझते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लिए कहा कि पूर्णतः कैसा, तो ये पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बड़ा नहीं बुरा, मूल रूप से कैसा, तो बुरा, बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है, ये बात उन्होंने कही। और श्री राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा कहा। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज सरकार द्वैध शासन लाई है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा है, क्योंकि सभी इस बात को जानते थे कि भारत सरकार अधिनियम जो आया है ये भारतीयों के हित के लिए तो नहीं आया है। ये बात उन्होंने समझ लिया था। क्यों? क्योंकि ये जो आरक्षित विषय थे, इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या थी, ये तो प्रशासनिक विभाग था आरक्षित विषय, इस पे अधिकार किसका होगा, इस पर अधिकार तो गवर्नर जनरल का ही होगा, अंतिम निर्णय तो उसी का होगा। अगर मान के चलिए रक्षा, विदेश मामला, जनजातीय क्षेत्र, आंतरिक सुरक्षा, ये सब प्रमुख विषय है, अगर ये प्रमुख विषय ही अगर सीधे गवर्नर जनरल के नियंत्रण में होंगे, तो फिर भारतीयों को अधिकार क्या मिल गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये क्या, ये तो कोई महत्वपूर्ण अधिकार भी क्षेत्र नहीं है, उस पर भी प्रिवी काउंसिल का निगरानी रहेगी, तो क्या अधिकार मिला भारतीयों को, कुछ भी नहीं मिला। ये बात सभी जितने भी आंदोलनकारी थे ये बात ये समझ रहे थे, और चूंकि ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई केंद्र और प्रांत में संतुलन बनी रहेगी, तभी तो अंग्रेज अधिकारी अगर ध्यान देंगे, इन पर नियंत्रण रखेंगे, तो संतुलन बनी रहेगी। दरअसल ये संतुलन तो सत्ता का संतुलन था उनका, जो गवर्नर जनरल के माध्यम से निकलना था। इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इसके आगे क्या है, हमारा एक प्रश्न है, आप भी इस प्रश्न पर विचार करिएगा कि प्रांतीय स्वायत्तता मिलने के बाद कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में क्यों भाग लिया। जब अब ये प्रश्न यहाँ आपके मन में आता होगा कि अगर प्रांतीय स्वायत्तता मिल ही रही थी, प्रांतों में उन्हें मिल ही रहा था अधिकार, तो फिर क्या जरूरत थी कि कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लिया। बिल्कुल, इन्होंने 1937 के चुनाव में भाग लिया। इस बात को हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या रीजन था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्या कारण था कि इन्हें 1937 का चुनाव लाना था, क्या जरूरत थी इसकी, कोई ज़रूरत थी क्या, तो ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी, भारत में उस समय आंदोलन बढ़ रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन अपने पीक पर था, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी क्या था, भारतीयों की स्वशासन की मांग जो थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, और अंग्रेज सरकार इस बात को बहुत भली भांति समझ रहे थे, इसको उन्हें शांत करना था। इसी लेकर के उन्होंने भारतीयों में क्या लाया, प्रांतीय स्वायत्तता नामक एक लॉलीपॉप लाया, और प्रशासनिक अधिकार देकर क्या किया, संतुष्ट किया। लेकिन महत्वपूर्ण शक्ति जब वो गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में रख लेते हैं, तो फिर क्या फायदा। लेकिन भारत शासन अधिनियम के तहत इन्होंने एक बात बहुत ही साफ साफ कह दी थी कि भले कांग्रेस जो है वो इस चुनाव में भाग ले या ना ले, चुनाव तो होकर रहेगा। और इसमें कांग्रेस ने फिर भाग लेने की वजह क्या थी, कांग्रेस ने क्यों भाग लिया, तो कांग्रेस का जो भाग लेने का मेन वजह था, मेन रीज़न था, बस इतना ही था कि अगर कांग्रेस भाग नहीं लेती तो उन्हें पता था कि इसमें मुस्लिम लीग या फिर जमींदार या फिर कोई और अंग्रेज के समर्थक चुनाव में जीत जाते हैं, और जीत करके जब सत्ता में आते तो सरकार की ही हाँ में हाँ लगाते, तो इससे क्या होता, भारतीयों के लिए और समस्याएं बढ़ जाती। इसीलिए इनका सोच था कि शासन के भीतर रहकर सरकार की मनमानी को क्या करना है, रोकना है। इस वजह से ये लोग शामिल हो गए, और इससे इन्हें फायदा क्या हुआ, जब ये चुनाव प्रचार के माध्यम से देश के कोने कोने में जब ये पहुंचे, तो वहां के जनता तक पहुंचकर इन्होंने, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही, उन तक संदेश पूर्ण स्वराज्य का ही दिया। इससे क्या हो गया, पूरा देश, पूरी जनता इनके साथ हो गई। चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन बीच में ही रुक गया था, रुकने की वजह से राजनीति बिल्कुल स्थिर हो गई थी। अगर ये ऐसा ही रह जाता, राजनीति स्थिर हो जाती,
तो इससे क्या होता, अंग्रेजों का जो अधिकार क्षेत्र था वो और बढ़ता जाता। इस बात को ध्यान में रखकर गांधी जी ने, देखिए चूंकि इसमें इस चुनाव में उदारवादी जो थे वे इसका समर्थन कर रहे थे, परंतु उग्रवादी जितने नेता थे इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, 1937 के चुनाव में भाग नहीं लेना है, पर उदारवादी इस बात को भली भांति समझ चुके थे, अगर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया जाएगा तो भारत की राजनीति स्थिर हो जाने के बाद अंग्रेज जो है वो और अपनी जड़ों को और मजबूत कर लेंगे। इसी वजह से इन्होंने ये निर्णय लिया कि विधानसभा से बाहर रहकर क्यों, खुद सरकार के भीतर घुसा जाए, ताकि जो सरकार के भीतर रहकर उनकी मनमानी है उस पर रोक लगाई जा सके। इसी वजह से इन लोगों ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। अब जब ये चुनाव में भाग लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे अगर प्रांतीय सरकारों में अच्छा काम करेंगे कांग्रेस, तो ये साबित हो जाएगी बात कि अब जो देशवासी हैं वे देश का शासन खुद चला सकते हैं, इतने सक्षम हो गए हैं। और देखिए इन्होंने सरकार बनाने के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इन्होंने जेल में बंद, क्या किया, जेल में बंद जितने भी क्रांतिकारी थे उन्हें रिहा कर दिया, और किसानों के टैक्स कम करवा दिए, प्रेस पे लगने वाली पाबंदियाँ हटा दी। बहुत अच्छे अच्छे काम किए ताकि जनता इनके साथ हो सके। इन्हें जनमत चाहिए था, पूर्ण स्वराज अकेले का कार्य नहीं था, इन्हें पूरे देश को एकजुट करना था। देश को एकजुट करने के लिए इन्होंने निर्णय लिया कि इन्हें अब सीधे सरकार के अंदर घुसना होगा। जब तक ये सरकार के अंदर नहीं घुसेंगे तो जनता के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बना पाएंगे, और जब तक ये चीज़ नहीं होगा तो जनता अपने विचारों के साथ, अपने भावनाओं के साथ इनके साथ नहीं जुड़ पाएगी, और जब तक जनता नहीं जुड़ेगी पूर्ण स्वराज्य की इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। इस वजह से इन्होंने कार्य किया था। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रांतीय चुनाव जो हुआ था वो क्या हुआ था, और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किस प्रकार से हुआ। तो 1936 में लखनऊ में और 1937 में फैजपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, अध्यक्ष कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1937 में प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव होता है। 5 प्रांत जो होते हैं, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में इन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाता है। ठीक है, इन 5 प्रांतों में तो ये पूर्ण बहुमत मिलता है इन्हें, और ये कुल 6 प्रांतों में ये अपनी सरकार भी बना लेते हैं। इसके बाद से मुंबई में, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभर कर सामने आती है, परंतु बंगाल, पंजाब और सिंध में इन्हें बहुमत नहीं मिल पाता है। लेकिन 6 प्रांतों में ये सरकार का गठन करते हैं, और ये 6 प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा, ये सारे 6 प्रांत कुल मिलाकर थे जहां पर ये अपने सरकार बनाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पंजाब में संयुक्त सरकार का गठन होता है। मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी मिलकर के संयुक्त सरकार का गठन करती है पंजाब में। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर के बंगाल में सरकार बनाती है। इसके बाद से आज के लिए हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि जब ये चुनाव होता है तो इसका कार्यकाल क्या होता है, और ये 28 दिनों के बाद, हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला होगा कि 28 दिनों के बाद से ये वापस से ये सरकार गिर जाती है, आखिर क्यों। हमारा अगला प्रश्न यही, हमारा अगला जो वीडियो होगा इसी पर आधारित होगा, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। और इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो कांग्रेस का 1937 के चुनाव के बाद सरकार का जो गठन हुआ था उसमें किस को क्या पद मिला, कौन किस विभाग में गए, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो त्याग पत्र हुआ उसका कारण क्या रहा, और उसका क्या निष्कर्ष निकला, उससे क्या फ़ायदा हुआ देश को। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आएगा वो आप लोग देखिएगा। और हाँ, चीज़ों को जो भी है हम लोग रटेंगे नहीं, अब हम लोग समझेंगे, क्योंकि समझेंगे तो हमें कभी भी चीज़ों को बार बार भूलना नहीं होगा, भूलेंगे नहीं हम, हमें याद रहेगा। तो इसी वजह से बस समझते हुए चलना है, स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं, आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। वो देखने के बाद बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी माइंड में, फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा इधर उधर भटकने का या कुछ देखने का। जब इतिहास कहानी की तरह जब दिमाग में आ जाए तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं होती है कहीं भटकने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।